रेडी। धनंजय तवकड़े, मैं रतलाम का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ और एलआईसी में नौकरी करता हूँ। मूलतः हम लोग जो है गांव रानी पिपलिया के हैं, जिसको कि हम रानी पिपलिया भी बोलते हैं और पिपलिया रानी भी बोलते हैं। ये जिला उज्जैन नागदा तहसील में आता है और वहाँ पे मूलतः वहाँ के हैं। और इसको जो है आगे से भी बोल सकते हैं, पीछे से भी बोल सकते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। भाई तू क्यों हंस रहा है? तेरे क्या समझ में आ रहा है? भाई तेरे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ वो मेरा समझ में आ रहा है? और अकेले मत हंस। भाई अकेले हंसेगा तो लोग पागल समझेंगे क्या? जब सब हंसे तब अपने को हंसना है, समझा? अब मैं जो है पहले साहब सुरेंद्र शर्मा जी को सुनता था, उसके बाद कुमार विश्वास को सुनता था, उसके बाद जानी बैरागी जी को सुनता था, है ना। और सुरेंद्र शर्मा जी को जब मैं सुनता था तब मैं लिखता नहीं था। कुमार विश्वास साहब को सुनने लगा तब मैंने गीत लिखना चालू किया। जानी बैरागी जी को आजकल सुन रहा हूँ और जानी बैरागी जी का कहना है कि अपनी इज्जत खुद करो। तो क्या है साहब, मैं अपनी इज्जत खुद करता हूँ और अब मैं अपने आप को जो है पिपलिया रानी का राजा बोलता हूँ। पिपलिया रानी का राजा इसलिए बोलता हूँ कि साहब रानी पिपलिया में सबसे बड़ी जमीन हमारी है, 50 बीघा हमारी जमीन है क्या। और अगर गांव में कोई समस्या आती है तो लोग जो है हमारे पास आके ही पूछते हैं कि भाई इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। रानी पिपलिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, एमएससी फर्स्ट क्लास हूँ और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ क्या। भले ही जो है मेरा एमएससी फर्स्ट क्लास जो है वो सिटिंग से आया। सिटिंग से इस प्रकार आया कि भैया 2 नंबर कम पड़ रहे थे जहाँ पे मैं ट्यूशन जाता था, उनको बोल के 2 नंबर बढ़वाए और मेरा जो है एमएससी फर्स्ट क्लास हुआ क्या। अब जो है जब मैं कुमार विश्वास साहब को सुनता था तो गीत लिखता था। गीत लिखने के बाद जो है गाने लिखने लगा क्या। और बैरागी जी साहब को सुनते सुनते जो है मैं कॉमेडी सीन लिखने लगा। मतलब ये है कि जैसा संगत होती है वैसे मैं हो जाता हूँ साहब क्या। शराब में मिलाओ शराब हो जाता हूँ, पानी में मिलाओ तो पानी हो जाता हूँ। उसके बाद जो है कुमार विश्वास साहब के सामने जब सुनता था तब लिखना चालू किया। तो उस समय जो है मैं गीत लिखता था। गीत लिखते लिखते कब गाने लिखने लगा मुझे पता ही नहीं चला क्या। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई कि कवि सम्मेलन की ओर रुख करने के बजाय मैंने बम्बई की तरफ रुख किया। और बम्बई की तरफ रुख करने के बाद जो मेरी हालत हुई क्या, तो उसमें जो मेरा नुकसान 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, बहुत परेशान हुआ। और वहां पे जो 3 महत्वपूर्ण घटना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली घटना ये है साहब कि एक निर्माता ने जो है गाने लेने के लिए वो तैयार हो गए। अब गाने लेने के लिए तैयार हो गए तो वो मेरे को बोले कि यार साहब इसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे। और भाई मैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आदमी क्या, ब्राह्मण आदमी वैसे भी किसी को पैसे नहीं देता है क्या। तो मैंने साहब मना कर दिया, मैंने कहा पैसे वैसे कुछ नहीं है क्या। अब महाराष्ट्रियन लोगों के लिए बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कंजूस है। मेरा जो परम मित्र है वो बोलता बोले जो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं वो टूटी साइकिल भी जो है तीसरी मंजिल पर रखते हैं क्या, और बहुत कंजूस रहते हैं। मेरे को उस बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन भरोसा हो गया जब मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था और एक महाराष्ट्रियन परिवार बैठा हुआ था। महाराष्ट्रियन परिवार में जो सज्जन थे वो मराठी में बोल रहे थे। उन्होंने बोला बोले यार जो है मैं पूजा करने बैठता हूँ तो दिया लगाता हूँ और पाठ करता हूँ। पाठ करने के बाद जब पाठ खत्म हो जाता है तो दिए की बाती जो है वापस तेल में डुबो देता हूँ। तो बोले वो तेल जो है 15-20 दिन चलता है। मेरा ये कहना है कि भाई जो परमेश्वर अपने को सब कुछ दे रहा है वहां पे भी आप कंजूसी कर रहे हो। उस दिन मेरे को भरोसा हो गया कि यार महाराष्ट्रियन जो है वाकई में मतलब कंजूस तो रहते हैं। अब दूसरी घटना ये है साहब, मैं मधुर भंडारकर जी के यहाँ जा रहा था। मधुर भंडारकर जी के यहाँ जाने के लिए मेरे को कुछ पैदल चलना था। अब पैदल चलने में क्या हुआ साहब, मेरे पास बैग था, बैग का पहले तो एक हैंडल टूटा। मैंने कहा कोई बात नहीं अपन बेल्ट से उठा लेते हैं। मैंने बेल्ट से उठाया, अब थोड़ा आगे गया उसके बाद बेल्ट भी टूट गया। अब बेल्ट टूट गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा हैंडल बचा हुआ, दूसरे हैंडल से उठाने लगा। अब कुछ देर बाद जो है वहां पे पहुंचूं उसके पहले जो है वो हैंडल भी टूट गया क्या। अब हालत ये हो गई कि साहब बैग को कैसे उठाऊं। तो मैंने क्या किया, बैग को जो है बगल में फंसाया और वहां पे पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मधुर भंडारकर जी के यहाँ कोई नहीं था, नहीं तो मेरे इज्जत के पंचनामे हो जाते क्या। अब तीसरी घटना ये है साहब, बॉम्बे के एक फिल्म निर्माता ने मेरे को बोला 2-3 मुलाकातों के बाद उसने बोला बोले मैं फिल्म बनाने को तैयार हूँ, रतलाम में आया हो। रतलाम में आया और उसकी हालत ये मेरे को बोले कि यार रुकने की कोई व्यवस्था करो। अब मैं एलआईसी में मेरी सर्विस, तो मैंने उसको एलआईसी के गेस्ट हाउस में रुकवाया। अब उसके बाद 2-3 दिन जो है हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद वो बोले कि यार चलो सब फाइनल हो गया है और 4 हीरो रहेंगे, 4 हीरोइन रहेगी और उनके माता पिता, ऐसे 24 जने रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो है कलाकार छटे गए रतलाम से। अब उसके बाद वो बोले कि यार इसमें जो है हर कलाकार से 10,000 लेना। मैंने कहा किस बात के लेना भैया। तो वो बोले कि यार इनको जो है फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैंने कहा भाई तेरा बैनर इतना बड़ा है कि मतलब इनका इंट्रोड्यूस करा रहा तू है। मैंने कहा तेरी पुरानी फिल्में बता, मैं उसकी वो जानकारी लेता हूँ क्या। अब वो बहस हो गई और वो
मतलब वो भी गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। वो बोले मैं तो आपको कोर्ट का नोटिस भेज दूंगा। मैंने कहा भेज दे भाई, अपन वैसे ही दुबले पतले आदमी क्या, और उसके बाद नमकीन खाने वाले, अपना दिमाग वैसे ही गर्म। मैंने कहा भैया ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा तू ये सब बंद कर और तू तेरे निकल ले यहाँ से क्या। अब कुमार विश्वास साहब आप भी दुबले पतले, आपको भी गुस्सा आता होगा है। यार आप तो वैसे ही बहुत बड़े आदमी हो यार, तो आपको गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी को बैठने का बोलते होगे तो वो एक स्टेप आगे जाके लेट जाता होगा है? नहीं, बराबर। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मैंने बोला, मैंने कहा भैया तू रहने दे, तू तो यहाँ से निकल। अब वो ये 3-4 बजे की बात है, वो चला गया वहाँ पे अपने LIC गेस्ट हाउस में। अब रात को 11 बजे उसका फोन आया, बोले यार मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली चाहिए। तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ। अरे बोले किसी दुकान से दिलवा दो। मैंने कहा भैया यहाँ बिना कागज लिखा हुआ चाहिए, पर्चा चाहिए यहाँ पे क्या। मैंने कहा तेरे को गोली चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास जा, सिविल हॉस्पिटल में जा क्या। तो उसकी दिन भर में साहब इतनी हालत खराब हो गई। अब वो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई तू रिजर्वेशन करवा और तू निकल, और अब जो है मेरे को फोन मत लगाना क्या। उसके बाद साहब मेरे जान बैरागी जी को सुनते सुनते मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपने को जो है कॉमेडी सीन लिखना। आप किस पे लिखे क्या। आप सुरेंद्र शर्मा जी को सुनता था, सुरेंद्र शर्मा जी ने सबसे ज्यादा जो पत्नी पे लिखा। मैंने कहा अपने को भी पत्नी पे लिखना है क्या। तो मैंने कहा यार अपने को पत्नी पे लिखेंगे। अब मेरी पत्नी कैसी वो बताता हूँ मैं आपको क्या। मेरी पत्नी जो है जानी बैरागी जी जैसी दिखती है। जानी बैरागी मोटा हट्टा कट्टा कम हाइट का गोरा, मेरी पत्नी भी कम हाइट की, उसका चेहरा गोल, जानी बैरागी जैसा क्या। और जानी बैरागी जी को आप महिलाओं की वीक पहना दोगे तो बस वो मेरी पत्नी जैसी दिखेगी क्या। और मेरी शादी जो हुई 8 फरवरी 2003 को हुई, और देश में जो घटनाएं होती है उसका मेरी पत्नी पे जो है बहुत ज़्यादा असर होता साहब। अब वो 8 फरवरी 2003 को जो है मतलब उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी। अटल बिहारी जो है सरल सौम्य सरहृदय, तब मेरी पत्नी भी सरल सौम्य सरहृदय थी क्या। और मतलब तब हमारी बहुत अच्छी बन रही थी। उसके बाद 2004 में मेरे को बेटा हुआ। 2004 में मनमोहन सिंह बने, पत्नी जो है उसकी सेवा में लग गई, बेटे की सेवा में। तो पत्नी जो है मौन हो गई। उस समय हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था क्या। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में जो है मोदी जी आए। अब मोदी जी आए तो वो पत्नी पहले जो है सरल थी, सौम्य थी, सरल थी, उसके बाद वो मौन हुई। अब मोदी जी के आने के साथ ही वो जो है साहब उग्र हुई, और उग्र से पहले सरल थी, सरल थी, मौन थी, उसके बाद मौन से मुखर हुई, मुखर से उग्र हुई, और उग्र से और ज्यादा उग्र होती चली गई क्या। अब जो है धीरे धीरे मतलब इधर मोदी जी देश में सुधार कार्य कर रहे, इधर इसके दिमाग में आया कि मेरे को घर में ये करना वो करना है क्या। अब उसके कारण जो है अब मेरे को जो है ऑफिस भी संभालना, खेती भी संभालना। मेरा खेत जो है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था क्या। तो मैं क्या क्या करूँ। अब पत्नी की रोज फरमाइश है कि ये भी करो वो भी करो क्या। अब उस चक्कर में क्या एक दिन झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो ये इसका गुस्सा बढ़ता चला गया मेरे से। इसने जो काम बोला उसमें मेरे से गलती हो गई क्या। तो अब मैं भी गर्म मिजाज, वो भी गर्म मिजाज। अब मेरे से कुछ कहने में आ गया तो इसने क्या किया, इसके हाथ में जो बर्तन था वो जोर से फेंक के मारा क्या। अब इसकी तो वैसे ही ताकत बहुत ज्यादा क्या। तो मेरे को अच्छा बड़ा सा कट लग गया, कट भी लग गया और गुमड़ा भी हो गया क्या। उसका निशान भी है। विश्वास साहब ये चला जाएगा क्या निशान। हाँ चेहरा खराब हो गया यार क्या। तो थोड़ी देर बाद जो है वो देसी घी में जो है हल्दी मिला के लेके आई और लगाने लगी। अब मैंने कहा यार इसका दिमाग ठंडा हो गया, इससे बात करता हूँ मैं। मैंने कहा क्यों रे हैं? मैंने कहा तू तेरे घर से ये सीख के आई है? मैंने कहा ये साला और कहीं लग जाता, कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। मैंने कहा तू तेरे पिताजी ने तेरे को यही सिखाया। तो मेरे को मतलब ये देखो साहब उसकी हाजिर जवाबी देखो। वो बोले कि मैं पिताजी ने क्या सिखाया बताऊँ। मैंने कहा बता। बोले ये हल्दी में देसी घी मिला के कौन लगा रहा, मैं लगा रही हूँ ना है। तुम्हारे पिताजी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहते, तुम्हारे को कुछ होगा तो कौन देखेगा, मैं ही देखूंगी ना। अब देखो साहब चोरी और सीना चोरी। तो मैंने कहा यार अब ठीक है, अब क्या करें यार क्या। मैंने कहा जैसा है चलने दो क्या। अब जो साहब जब मेरी शादी हुई तब मैं था 65 किलो का, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरा वजन जो है धीरे धीरे कम होने लगा, और मैं जो है आज रही हूँ 50 किलो का। पत्नी थी 55 किलो की, वो वही 80 किलो की क्या साहब। अब उसके बाद क्या है कि पत्नी से मैंने पंगे लेना इसलिए कम कर दिए साहब कि एक तो ये इसके पिताजी जो पहलवान, और पहलवानी का ऐसा शौक इनको, पहलवानी का ऐसा शौक कि जो है ट्रेन में जा रहे हैं तो वो ट्रेन में भी अगर वो सुबह उनकी एक्सरसाइज नहीं हुई है
क्या तो वो ट्रेन में भी जो एक्सरसाइज करे, ऐसा शौक। और वो पिताजी को देख के ये भी पहलवानी करे, अब हमने जिंदगी में कभी पहलवानी नहीं करी क्या। तो मैंने कहा यार अब इससे कौन पंगे ले क्या। और इधर बाद में मेरे को पिताजी की भी सीख याद आई। पिताजी जो है हमेशा ये कहते रहे, बेटा शादी होने के बाद पत्नी से कभी पंगे मत लेना। लेकिन क्या है कि बाप बेटे की कभी जमती नहीं है, बाप क्या बोलता है बेटा क्या करता है। अपन भी जो है, मैंने कहा यार मैं तो ऐसा करूँगा नहीं, मैं तो मेरे अधिकारों के लिए लड़ूंगा क्या। लेकिन बाद में समझ में आया कि पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। अब भाई हमारा जो है महाराष्ट्रीयन समाज जो है वो उसमें जो है स्त्री जो है मतलब महिलाओं की बात मानी जाती है। अब ये तो साहब शुरू से चल रहा है। भगवान राम भी जो है स्वर्णम रख के पीछे माता सीता के कहने पे गए थे। उन्होंने माता सीता को समझाया था, लेकिन माता सीता नहीं मानी और उनको जाना पड़ा क्या। अब पिताजी जो है मतलब इतने सरल कि मेरी माँ ने अगर कुछ बोला कि ये सामान लाना है तो इमीडिएट जो है थैली उठा के, कपड़े की थैली उठा के निकल लेते थे क्या। रात को 10-11 बजे भी बोला तो यस सर बोल के और थैली उठा के निकल लेते। अब उनका वहाँ पे रतलाम में परिचय अच्छा होने के कारण, बहुत दिनों से वहाँ रहने के कारण परिचय अच्छा था, सामान मिल जाता था। अगर कभी सामान नहीं मिला तो साहब वो रात भर नहीं आते थे, सुबह सामान लेके ही आते थे क्या। रात भर वो जो है घर पे नहीं आएंगे, सामान लेने के बाद ही आएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, मोदी जी जो है देश में धीरे धीरे सुधार करने लगे और 3 तलाक पे कानून आया। 3 तलाक पे कानून आया तो ये वो पेपर में जो न्यूज़ है 3 तलाक पे, उसको बारीकी से पढ़ रही साहब क्या, बिल्कुल बारीकी से पढ़ रही है और उसके बाद मेरी तरफ देख रही है क्या। अब मैंने कहा यार आज क्या हो गया इसको, ये पेपर में पढ़ रही है और मेरी तरफ देख रही है। उसके बाद बोले वो 3 तलाक पे कानून आया। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ है, उससे मेरा क्या लेना देना। नहीं बोले तुम जो है अपने आप में सुधार लाओ, नहीं तो बोले दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर क्या। मैंने कहा ना तो मैं मुसलमान हूँ है ना तू मुसलमान है, ना मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ, तो इससे अपना क्या लेना देना क्या। उसके बाद क्या है साहब, नोटबंदी के समय क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको क्या। जैसे ही नोटबंदी आई क्या, अब इसका नोटबंदी आई तो इसका दिमाग पता नहीं क्या हो गया। ये जो है ये अलमारी खाली करे, वो अलमारी खाली करे क्या, इधर से सामान निकाले उधर से सामान निकाले, उसके बाद वो पलंग पेटी में से सामान निकाले। अब मैंने कहा यार अब ये इसको जो करना करना दो। अब एक दिन तो हद हो गई साहब, जहाँ अटाला रखा हुआ है क्या, वो अटाले में से पूरा अटाला इसने जो है निकालना चालू किया। अरे मैंने कहा भगवान ये क्या हो गया है। मैंने कहा क्या कर रही है, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे बोले तुम बीच में मत बोलो, बोले तुम क्या है भूल जाते हो, तुमने कहीं यहाँ पे तो नहीं रख दिया। मैंने कहा ऐसा है नोट ऐसे ही कहीं पे भी नहीं रख देते। नोट या तो पेंट में रखते हैं, शर्ट की जेब में रखते हैं, या फिर अपने अलमारी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। मैंने कहा यहाँ कहाँ से आ जाएगा। अरे बोले तुम बीच में मत बोलो, बोले मेरे को करने दो। मैंने कहा यार अब इससे कौन पंगे ले। मैंने कहा चल भाई तेरे जो समझ में आया कर क्या। उसके बाद जो है मैं मेरे रूम में जाके कविताएं लिखने लगा। अब उसके बाद जो है इसने जो है वो अटाला जो है वो सब चेक किया होगा। उसके बाद वो अटाला वहाँ रख के, और ये मेरे रूम में ही क्या। अब मैंने कहा अब इसको क्या हो गया यार। अब मेरे रूम में ही, और उसके बाद मेरे को बोले खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्यों खड़े हो जाओ। अरे बोले खड़े हो। मैंने कहा ठीक है अभी बोल रही खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया मैं क्या। अब मैं खड़ा हुआ तो इसने मेरा पजामा पकड़ लिया। अरे मैंने कहा छोड़ है। बोले क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। अरे बोले पजामा खोलो। मैंने कहा ये पजामा खोलने का टाइम है। अरे बोले फालतू बातें मत करो, बोले मेरे को पजामा चेक करना है। अरे मैंने कहा पजामा चेक करना है तो नोट जो है पजामे की जेब में रहेंगे हैं। मैंने कहा मैं कहीं पे भी रख दूंगा क्या। बोले नहीं, बोले वो तुमने भुलक करो, तुमने कहीं पे भी रख दिए होंगे, बोले मेरे को निकाल दो। अब मैंने कहा इससे कौन बहस करे। मैंने जो है इसको पजामा निकाल के दिया क्या था। अब वो अंडरपैंट में बैठ के मैंने कविताएं लिखना चालू कर दिया क्या। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, मतलब ये है कि साहब ये इस तरीके से जो है मैं मतलब मोदी जी आया तब से परेशान हूँ क्या। अब मेरा ये कहना है, क्यों कुमार विश्वास साहब, ये पतियों के लिए कोई कानून नहीं क्या, पीड़ित पतियों के लिए है नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, चलो वाह कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा साहब ये मेरा ये कहना है कि इन सब परेशानियों में मेरे को एक आशा की किरण दिखी साहब क्या। वो आशा की किरण कहाँ दिखी वो मैं बताता हूँ आपको क्या। अब जैसे प्रियंका गांधी बोलती है क्या, बोले मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसने मेरे को बहुत ताकत दी क्या। उसने ताकत यूं दी कि भाई मैं भी जो है पति हूँ और मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता हूँ क्या। और जो है अपने को राहुल गांधी जमे ना जमे, बाकी प्रियंका अपने को बहुत जमती है। तू क्यों हंस रहा है भाई है, तू क्यों हंस रहा है, फिर तेरे दिमाग में फितूर सूझ रहा है, बात का गलत मतलब निकाल रहा तू है। प्रियंका जमती है ना, उसके विचार जमते हैं, आई बात समझ में। और ये बीड़ी क्या पी रहा तू है,
तुम किसान लोग जो है साल में 3 बार पराली जलाते हो, ये बीड़ी पीते हो, तुमको मालूम है ये बीड़ी और बीड़ी पीने से, इसके धुएं से, पराली जलाने से, उसके धुएं के कारण जो है ओजोन लेयर खराब हो रही है? बंद कर बीड़ी है, बीड़ी बुझा। तो साहब विश्वास साहब, आप ये देखो कि मैं जो है मतलब हर फील्ड का मेरे को नॉलेज है क्या भाई। ये बीड़ी के धुएं का और ओजोन लेयर का कनेक्शन जो है, मैंने इसका जो कनेक्शन है वो मेरा समझ में आ गया। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कभी बीड़ी बंद कर क्या। अब उसके बाद क्या है साहब, एक दिन क्या पेपर में खबर आई साहब क्या कि एक आदमी ने जो है पत्नी को कोर्ट से नोटिस इसलिए भेजा है कि वो जो है हर 10-15 दिन में जो 10 मिनट की रील बनवाए क्या। तो वो परेशान हो गया, तो उसने जो है वो पत्नी को कोर्ट की तरफ से तलाक का नोटिस भिजवा दिया क्या। अब ये खबर जो है मैंने पत्नी को बताई, मैंने कहा देख ले क्या। मैंने कहा तेरे भी यही हाल हो सकते हैं क्या। और उसने तो जो है 1 जन्म के लिए तलाक दिया, मैं तेरे को 3 जन्म के लिए तलाक दे सकता हूँ। तो बोले कैसे। मैंने कहा ये 10 मिनट के लिए जो है वीडियो बनवाती थी है? और तू जो है शादी में जाना हो उसके पहले मेरे को आधा घंटा पौन घंटा तलती तू क्या। आधा घंटा पौन घंटा तलती है भाई। ये है कि ये साड़ी की प्लेट ठीक कर दो, ये आलपिन लगा दो, ये सेफ्टी पिन लगा दो, और वो सब होने के बाद जो है कांच में 10 मिनट तू अपने आप को निहारती, और उसके बाद जो है जमाने भर के फोटो खिंचवाती है। और मेरा ये कहना है कि अब इस उम्र में तू 50 की हो गई, मैं 54 का हो गया है भाई, तेरे को कौन पूछ रहा है और ये तेरा फोटो कौन देख रहा है क्या। वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित कोई पूछ रहा उनको है भाई। माधुरी तेरे से थोड़ी बड़ी है, ऐश्वर्या और सुष्मिता तेरी उम्र की है। अरे बोले नहीं पूछ रहे हैं। मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में कौन पूछ रहा उनको। बोले नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पूछ रहे, बाकी उनके पति पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पति पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या श्रीराम नन्हे और अभिषेक का तेरे पास फोन आया क्या। नहीं बोले वो जो फोटो है ना, वो फोटो में जो है नेने साहब और माधुरी दीक्षित, अभिषेक और ऐश्वर्या बोले बहुत मुस्कुराते हुए फोटो रहते हैं उनके। मैंने कहा देख ऐसा है, जब आदमी का फोटो खींचा जाता है तो वो मुस्कुराता ही है क्या। अब वो फोटो के पीछे की क्या हकीकत है तेरे को क्या मालूम है क्या। अब उसके बाद क्या है साहब, मेरा ये कहना है कि भाई मंच पे जो है मतलब ये मेरे अंदर ये ताकत है कि मतलब जो हकीकत है वो स्वीकारता हूँ मैं क्या। और अमूमन जो है ये स्थिति सब जगह 96% जो है कपल है क्या, वहाँ पे जो है तनातनी चलती है क्या। अब वो कोई स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। ये मंच पे जो सब बैठे हुए हैं क्या, मैं दावा कर सकता हूँ कि इनके यहाँ पे भी यही हाल है। लेकिन इनकी ताकत नहीं है कि ये बोल दे कि नहीं साहब हम भी जो है अपनी पत्नी से पीड़ित है क्या। अब मेरा ये कहना है साहब, ये अब अगर दिल से कहूँ तो हकीकत ये है कि भले ही ठीक है मेरी पत्नी कभी कभी ऐसा व्यवहार करती है, लेकिन वो जो है दिल से मुझे बहुत प्यार करती है क्या। अब वो कभी कभी ऐसा व्यवहार उससे इसलिए हो जाता है कि जब वो पेपर पढ़ती है, उसके बाद टीवी देखती है, तो समाज में जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को देख के पढ़ के जो है वो विचलित हो जाती है क्या। नहीं तो उसका जो है मेरे लिए प्रेम प्यार बहुत है क्या। अब प्रेम और प्यार के बहुत अलग अलग मायने साहब। अब वो अलग अलग मायने कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बचपन में मैंने जो है एक पाकिस्तानी सीरियल देखा क्या। तो पाकिस्तानी सीरियल में जो है 55-60 साल के बुजुर्ग बताए थे, हस्बैंड वाइफ। अब उसमें जो है वो बेगम ने जो है खान साहब को बोला, बोले खान साहब बोले हमारी और आपकी शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन आपका सच्चा प्यार मेरे को नहीं मिला। तो खान साहब थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले यार बेगम कमाल करती है यार क्या। बोले हमारी शादी को 30 साल हो गया और अगर आपको मैंने सच्चा प्यार नहीं दिया तो ये 13 बच्चे कहाँ से आए हैं। और वैसे भी अपने पाकिस्तान में जो है इतनी शादियाँ चलती नहीं, और शादियाँ चलती है क्या तो जो है इतने साल में जो है पत्नी या तो लूली हो जाती है हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाती है, हमेशा के लिए काणी हो जाती है, या दुनिया से रुखसत कर जाती है बेगम मैंने आपके साथ तो कभी ऐसा किया नहीं। और आप बोलो तो जो है इस उम्र में भी आपको हमारे और आपके प्यार की निशानी में एक और दे सकता हूँ आपको क्या। अब ये साहब मेरा ये कहना है कि ये सारे जो कॉमेडी के कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किए, ये मैंने इसलिए प्रस्तुत किए कि मैं आपसे जुड़ने के लिए प्रस्तुत किए क्या। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है मतलब आप यहाँ पे आने का, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि देश के ऊपर मैंने जो कविताएं लिखी है वो मैं आपको सामने प्रस्तुत करूं क्या। और जब आप उसे सराहेंगे, उसके अनुसार उसको पसंद करेंगे,
क्या तब मेरा उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।